वेलकम टू एडिटोरियल एनालिसिस बाय सिंप्लीफाइड सिविल सर्विसेज। आज जो आर्टिकल हम लोग लेने वाले हैं वो है सीड फॉर ग्रोथ, हाउ टेक्नोलॉजी कैन बूस्ट इंडियन एग्रीकल्चर। ये आर्टिकल हम लोगों ने इंडियन एक्सप्रेस से लिया है। माया ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में आया हुआ था, मुझे थोड़ा इंपॉर्टेंट लग रहा था प्रीलिम्स के लिए, इसलिए मैंने इसे भी ले लिया है अपने डिस्कशन में। और सिलेक्ट कमेटी के बारे में, ये भी प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। और एक हिंदू में जो बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल आया था, कैन SMR हेल्प इंडिया अचीव नेट ज़ीरो। ठीक है, तो ये 4 आर्टिकल के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। और अगर आपको ये PDF चाहिए तो हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसकी लिंक होगी, आप अगर यूट्यूब में नीचे खोलेंगे तो उस लिंक में जा सकते हैं, या फिर हमारे चैनल का नाम है हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस, आप उसमें ये PDF देख सकते हैं। हमारा फर्स्ट आर्टिकल है सीड्स फॉर ग्रोथ, हाउ टेक्नोलॉजी कैन बूस्ट इंडियन एग्रीकल्चर। ये आर्टिकल हमने इंडियन एक्सप्रेस से लिया है। GS पेपर 3 के लिए ये आर्टिकल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बेसिकली इंडिया जो है ऑलरेडी फूड सिक्योरिटी अचीव कर चुका है फूड ग्रेन में। 330 मिलियन टन्स जो है हमारा फूड ग्रेन का प्रोडक्शन है। पर ये जो प्रोडक्शन है ये बेसिकली लार्ज कल्टीवेशन एरिया के कारण है, और प्रोडक्टिविटी स्टिल इंडिया की जो पोटेंशियल प्रोडक्टिविटी है उससे कहीं ज़्यादा कम है। ठीक है, उसके बाद जो दूसरा इशू है वो ये है कि कोर सीरियल, पल्सेस, ऑयल सीड्स और वेजिटेबल्स, ये सब सारी चीज़ों की डिमांड स्टिल जो है हम मैट नहीं कर पा रहे हैं। उसका एक रीज़न है लो प्रोडक्टिविटी, और दूसरा रीज़न है क्लाइमेट चेंज के कारण जो भी क्रॉप लॉसेस हो रहे हैं, वो हमारा नेक्स्ट रीज़न है। रिसेंट अगर एग्जांपल देखें आप तो टमाटर की बात किया जाए तो टमाटर का हिमाचल प्रदेश में जो है 80% क्रॉप लॉस होने के कारण जो है प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा लॉस हो चुका है क्रॉप का। उसके कारण जो प्राइसेस हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। प्राइसेस बढ़ने के कारण जो कॉमन पीपल है वो उसे अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। इसी तरीके से ऑयल सीड, पल्सेस के प्राइसेस भी आप रिसेंटली देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, और प्राइसेस बढ़ने के कारण अफोर्डेबिलिटी भी कम हो जाती है, क्योंकि इंडिया की परचेसिंग पावर इतनी है नहीं इंडियंस की, क्योंकि पॉवर्टी अपने यहाँ बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो इस कारण से जो पॉपुलेशन है वो मेल नरिश हो रही है। मेल नरिश मतलब क्या होता है? मेल नरिशमेंट बेसिकली एक्सेस और डेफिशिएंसी ऑफ इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, तो जो न्यूट्रिएंट हैं उसकी या तो डेफिशिएंसी होना या फिर एक्सेस हो जाना। ठीक है, इंडिया में मेल नरिशमेंट बहुत है, जैसे कि 50% जो महिलाएं हैं वो एनीमिक हैं, 19.3% जो चिल्ड्रन हैं जो अंडर द एज ऑफ 5 वो बेसिकली वेस्टिंग से पीड़ित हैं, है ना। इसका मतलब जो वेस्टिंग का मतलब होता है उनकी जो हाइट है उसके हिसाब से उनका वेट बहुत कम है, बहुत थिन बच्चे बहुत हैं, जिसके कारण उनकी डेथ हो जाती है ना। मोर्टेलिटी रेट बहुत ज़्यादा है अंडर 5। ठीक है, ये सब इश्यूज़ हैं। इन सब इश्यूज़ को डील करने के लिए इस आर्टिकल में सीड एनहांसमेंट टेक्निक की बात की गई है। तो जो एग्रीकल्चर चैलेंजेस हैं, जैसे लो प्रोडक्टिविटी है, जो क्रॉप लॉसेस हैं, जो एक्सट्रीम क्लाइमेट के लिए, उन सब को डील करने के लिए अगर आप सीड एनहांसमेंट टेक्निक को यूज़ करेंगे तो हम कैसे इन सब चीज़ों के जो इफ़ेक्ट्स हैं, जो इम्पैक्ट्स हैं, उसको कम कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा इसमें टॉपिक है वो है कि इवोल्यूशन जो सीड इंडस्ट्री का है वो किस तरीके से हो रहा है। तो नेशनल सीड कॉरपोरेशन जो है इसको इस्टेब्लिश हुआ था ये 1963 में। इसका जो मेन एम है वो सर्टिफाइड सीड्स को बनाना है और डिस्ट्रीब्यूट करना है फार्मर्स को। उसके बाद इंडिया ने HYV सीड्स जो है, जो हाई यील्ड वैरायटी सीड्स है, उसके थ्रू ग्रीन रिवॉल्यूशन किया था इंट्रोड्यूस करके। उसके बाद इंडिया ने 2002 में जेनेटिक मॉडिफिकेशन वाली जो सीड्स हैं ना, BT कॉटन को इंट्रोड्यूस किया था। तो इंडिया ने काफ़ी जो है इसमें सीड एनहांसमेंट टेक्निक का यूज़ करके काफ़ी ज़्यादा जो है प्रगति कर चुका है भारत। लेकिन उसके बाद भी जो है इंडिया में जो सीड रिप्लेसमेंट रेशियो है वो अभी बहुत कम है। वो सीड रिप्लेसमेंट रेशियो लगभग 15% के आसपास है। सीड रिप्लेसमेंट रेशियो का क्या मतलब है? जो सर्टिफाइड यूज़ जो सीड्स होती हैं, है ना, वो फार्मर्स उतना यूज़ नहीं कर रहे हैं। वो वही सीड यूज़ करते हैं जो जिससे वो फर्स्ट टाइम प्रोड्यूस करते हैं, उसी को सेव कर लेते हैं और उसी सीड्स को लगातार यूज़ करते हैं। उसके कारण जो यील्ड होती है वो बहुत कम हो जाती है। और जो अगर अब सर्टिफाइड सीड्स को अगर यूज़ करा जाए, है ना, जो एनहांसमेंट करने के बाद, जो ट्रीटमेंट करने के बाद सीड्स को यूज़ किया जाए, तो 15 to 20% यील्ड को बढ़ाया जा सकता है। तो उससे हमारी जो प्रोडक्टिविटी होगी वो बहुत बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा आर्टिकल का जो है सीड इंडस्ट्री के बारे में था। आखिर वाई सीड एनहांसमेंट, उससे क्या फ़ायदा होता है? तो जैसे कि अपन सीड को ब्रॉडकास्ट कर देते हैं ना, ब्रॉडकास्ट तरीके से मतलब ऊपर से फेंक देना, उससे क्या होता है, बहुत सारी जो सीड्स आपने डाल दिए,
बहुत सारी सीड्स हमारी क्या होती है, उससे लॉस हो जाती है। इसका मतलब है कि बहुत सारी सीड्स जर्मिनेट नहीं होती है। जर्मिनेट का मतलब होता है स्प्राउटिंग, है ना, छोटे छोटे रेडिकल्स आ जाना। जैसे कि आप मूंग खाते हैं, है ना, जो मूंग स्प्राउट्स खाते हैं उसमें क्या होता है, आप रात में पानी में डाल देते हैं और फिर सुबह उसमें छोटे छोटे अंकुरण आ जाते हैं, वो अंकुरण को बोलते हैं जर्मिनेशन। ठीक है, जब सीड कोट जो है टूटता है, जो सीड्स होती हैं ऊपर उसके आसपास कोटिंग होती है, वो जब फूटता है तो उसमें अंकुरण आता है, उसको बोलते हैं जर्मिनेशन। और उसके बाद सीडलिंग चालू होती है, मतलब छोटी सी पत्ती और फूल आना चालू होते हैं, उसको बोलते हैं हम सीडलिंग। ये प्रोसेस सीड से सीडलिंग तक की बहुत वनरेबल होती है। इस स्टेज में बहुत सारी जो क्रॉप्स होती है यहीं पर ख़त्म हो जाती है और उससे प्रोडक्शन कम होता है। तो अगर हमारी जो क्रॉप हो, ठीक है, अगर हम उसके सीडलिंग्स को जो बहुत ज़्यादा हम फेंकते हैं ऊपर से, बहुत सारी क्रॉप जर्मिनेट नहीं होती है। अगर हम पैलेटिंग करें तो जो फर्स्ट प्रोसेस है वो है सीड पैलेटिंग। जो आर्टिकल में सिर्फ नाम लिखा हुआ है, मैं सारी चीज़ों का एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, बाकी आर्टिकल तो आप समझ ही जाएंगे। तो जो सीड पैलेटिंग है उसमें क्या होता है कि हम पैलेट बनाते हैं ना। पैलेटिंग में एक अधेसिव या जेल वगैरह को यूज़ करके जो छोटी सी सीड्स होती है उसको बहुत बड़ा कर दिया जाता है। ठीक है, इस छोटी सी सीड्स को बड़ा करने के बाद हर प्लांट के बीच में प्रॉपर डिस्टेंस और एक एक सीड लगाई जाती है। ठीक है, जिससे इसके हर प्लांट के बीच में जो है कंपटीशन न रहे और जब प्लांट ग्रो करे तो ईजिली ग्रो कर जाए। इससे हमारी एफिशिएंसी बढ़ जाती है और जो सीड लॉस्ट है वो कम हो जाता है, और दूसरा चीज़ जो होती है वो हमारी कॉस्ट बहुत कम हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो टेक्निक है वो है जेनेटिक मॉडिफिकेशन। ठीक है, तो जेनेटिक मॉडिफिकेशन क्या होता है, हम क्या करते हैं जेनेटिक मॉडिफिकेशन में, बेसिकली मान लो कोई बैक्टीरिया है और वो ड्रॉट सिचुएशन में बहुत फ्लोरिश हो रहा है, तो हम उसमें से एक जीन्स देखेंगे जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है ना। फिर जीनोम सीक्वेंसिंग होगी, रीड राइट करेंगे और उसके बाद फिर वो जीन्स ट्रांसफ़र होगा जो भी हम पहचानेंगे, और फिर उसको हम अपने प्लांट में ट्रांसफ़र करेंगे, इसलिए इसको ट्रांसजेनिक बोलते हैं, इस प्रोसेस को ट्रांसजेनिक। ठीक है, तो हम बीटी कॉटन यूज़ कर रहे हैं इसी तरीके से। ठीक, इससे क्या होगा, इससे हम लोग जैसे अब हमारे प्लांट में वो ड्रॉट रेजिस्टेंट वाली चीज़ आ जाएगी, ऐसी इंसेक्ट रेजिस्टेंट वाले जितनी भी बैक्टीरिया हैं हम उसे यूज़ कर सकते हैं, ताकि हमारे जो प्लांट हैं उनको इंसेक्ट्स ना लगें। समझ में आया, इससे जो है यील्ड बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, कॉस्ट बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी। ये सेकेंड तरीका हो जाएगा। थर्ड जो बहुत इंपॉर्टेंट तरीका है वो है सीड प्राइमिंग। ठीक है, सीड प्राइमिंग। ठीक है, कई बार क्या होता है जो सीड होती है वो डॉर्मेंट हो जाती है। सीड डॉर्मेंसी का मतलब क्या होता है कि फेवरेबल कंडीशन है, उसके बाद भी सीड जर्मिनेट नहीं कर रही है और क्रॉप प्रोड्यूस ही नहीं हो रही है, तो प्रोडक्शन बहुत कम हो जाएगा और प्रोडक्टिविटी भी कम हो जाएगी। ऐसी सिचुएशन में हम सीड प्राइमिंग करते हैं। सीड प्राइमिंग में कंट्रोल हाइड्रेशन किया जाता है, जैसे कि आप मूंग को भिगा लेते हैं और मूंग फूल जाती है। ठीक है, तो जस्ट अंकुरण के जस्ट आने के पहले हम उस फूली हुई मूंग को अगर डायरेक्टली क्या करें, उसको बीज को जो है लगाएं और उसमें आसानी से जर्मिनेशन हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें जो मॉइस्चर है वो कंट्रोल हो जाता है, और जितना भी मॉइस्चर अगर बहुत ज़्यादा मतलब ड्रॉट सिचुएशन भी है तो उस सिचुएशन में भी वो सीड जर्मिनेट कर जाती है। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन जब ड्रॉट वगैरह बहुत है तो हम सीड प्राइमिंग को ट्रीटमेंट करते हैं ताकि वहाँ पर आसानी से प्रोडक्शन हो सके। ठीक है, तो जितनी भी मिलेट्स वगैरह क्रॉप है अगर हम चाहें तो उसमें सीड प्राइमिंग करेंगे तो वहाँ पर ड्रॉट सिचुएशन में भी वो बहुत अच्छे से प्रोड्यूस हो सकती है। नेक्स्ट होता है हमारा सीड से सीडलिंग, जो है बहुत वनरेबल स्टेज होती है। ठीक है, तो प्रोडक्शन की, और सीडलिंग बन जाए तो क्रॉप का सर्वाइवल बढ़ जाता है। इस टाइम पे फंगी और पैरासाइट अटैक से बचाने के लिए सीड कोटिंग की जाती है। नेक्स्ट हमारा क्या है, सीड कोटिंग। ठीक है, ये सब टेक्निक्स क्रॉप की जो है सीड कोटिंग का ऐसे करते हैं हम फंगीसाइड से करते हैं, या फिर हम न्यूट्रिएंट्स की भी कोटिंग कर सकते थे। ठीक है, इन सब टेक्निक से क्या होता है, क्रॉप की जो प्रोडक्टिविटी है, सर्वाइवल रेट है और कैपेसिटी टू अडॉप्ट टू स्ट्रेस सिचुएशन लाइक ड्रॉट वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, और सस्टेनेबल और न्यूट्रिशियस क्रॉप प्रोडक्शन को भी अचीव करने में हेल्प होती है। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है हमारे ये जो सीड प्रोडक्शन का। ठीक है, और सीड ट्रीटमेंट का, ताकि हम लोग बेटर प्रोडक्शन कर सकें। ठीक है, इसकी इकोनॉमिक्स के बारे में अगर बात करेंगे, अगर इकोनॉमिक कंसिडरेशन की बात करें तो जितनी भी इनपुट कॉस्ट होती है, सीड, फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड और लेबर, लैंड, वाटर, ये सब इंक्लूड होता है, लेकिन उसमें जो सीड की कॉस्ट आती है वो टोटल कॉस्ट की 3 से 6% के आसपास होती है। लेकिन जो यील्ड में कंट्रीब्यूशन है वो 15 से 20% के आसपास होता है। इंडिया का जो है सीड रिप्लेसमेंट रेशियो काफ़ी इंप्रूव हुआ है, लेकिन स्टिल हमारा जो रेशियो है वो बहुत ज़्यादा नहीं है, और इसको इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है, ताकि हम लोग प्रोडक्शन और जितने भी चैलेंजेस हैं जो क्लाइमेट चेंज से आ रहे हैं, न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड है, हम उसको डील कर सकें। ठीक है, और कंक्लूजन बेसिकली इसमें जो दिया हुआ है वो काफ़ी अच्छा दिया हुआ है, उसको याद करने लायक है और एग्जैक्ट कॉपी पेस्ट करने लायक है। ठीक है, जैसे कि एम्ब्रेसिंग जेनेटिक एनहांसमेंट,
अप्लाइड टेक्नोलॉजीज एंड सपोर्टिव रेगुलेटरी फ्रेमवर्क विल लीड टू एनहांस सीड क्वालिटी, ग्रेट यील्ड पोटेंशियल एंड रेजिलियंस अंडर वेरिंग कंडीशन। मतलब हमें एम्बेरेस करना है जेनेटिक एडवांसमेंट को, टेक्नोलॉजीज़ को अप्लाई करना है और सपोर्टिव रेगुलेटरी फ्रेमवर्क देने की ज़रूरत है, ताकि जो हमारी जो क्वालिटी है सीड की वो एनहांस हो सके और यील्ड का पोटेंशियल जो है हम और बढ़ा सकें और रेजिलियंस हो जो क्लाइमेट चेंज कंडीशन है उसमें। ठीक है, दिस एडवांसमेंट अलाइन विथ इंडिया कमिटमेंट टू क्लीन ग्रीन मिशन एंड G20 ग्रीन डेवलपमेंट ऑब्जेक्टिव फॉस्टरिंग सस्टेनेबल एग्रीकल्चर एंड एंश्योर अ प्रॉस्पेरस फ्यूचर ऑफ द नेशन। ठीक है, तो ये हमारा आर्टिकल था। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। सॉइल हेल्थ कार्ड के ऊपर एक सवाल आया था 2017 में। ठीक है, तो आप लोग खुद से सॉल्व करने की कोशिश करिए, है ना। ये सब क्वेश्चंस एक बार मैं पढ़ देता हूँ। द नेशन वाइड सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम एम एट एक्सपांडिंग द कल्टिवेबल एरिया अंडर इरीगेशन। ठीक है, तो ऐसा कोई एम ही नहीं था। ठीक है, सॉइल हेल्थ कार्ड का एम क्या था, हमारी जो सॉइल की हेल्थ है वो बहुत ख़राब हो गई है। ठीक है, NPK रेशियो जो है 4:1 में होना चाहिए, जो कि बहुत ज़्यादा डिटोरिएट हो गया है। उसके कारण हमने सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम जो है लेके आए थे, ताकि सॉइल की हेल्थ को चेक किया जा सके। ठीक है, 12 से 13 पैरामीटर ऐसे हैं जो इस स्कीम में चेक किए जाते हैं। इसके अलावा कल्टिवेशन से इसका कोई वास्ता ही नहीं है। ठीक, तो पहला गलत हो जाएगा, तो पहला गलत हो गया, तो 1A और D तो वैसे ही गलत हो गया। नेक्स्ट है एनेबलिंग द बैंक टू असेस द क्वांटम ऑफ लोन्स टू बी ग्रांटेड टू फार्मर ऑन द बेसिस ऑफ सॉइल क्वालिटी। ठीक है, तो ये मिडिवल इंडिया के ज़माने में हुआ करता था, जब टैक्स को जो है सॉइल क्वालिटी के हिसाब से लिया जाता था और लोन भी उसी हिसाब से दिया जाता था। ऐसा कोई है नहीं इसमें। ठीक, तो 2, 3 भी गलत हो जाएगा, तो ऑलरेडी आंसर 3 हो जाएगा। ठीक है, चेकिंग द ओवर यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर इन फार्मलैंड, तो ये ही इसका आंसर होगा। ठीक है, इस आर्टिकल इसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस बनाए गए हैं, इसको आप खुद से सॉल्व करिए। ठीक है, विच क्रॉप इज रिकॉग्नाइज्ड फॉर इट्स रेजिलियंस, शॉर्ट कल्टिवेशन साइकिल एंड सुटेबिलिटी फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। ठीक है, तो ऐसी कौन सी क्रॉप है इस समय। ठीक है, तो ये आंसर मेरे हिसाब से सबको पता ही है, हम इतना सेलिब्रेट कर रहे हैं उस क्रॉप को फेमस करने के लिए। नेक्स्ट है हमारा What was a significant milestone in India's seed industry that paved the way for technology driven era। ठीक है, तो इसका आंसर अपन पूरा डिस्कस कर चुके हैं। आप लोग प्लीज़ इसका आंसर खुद से ट्राई करिए और कमेंट सेक्शन में लिखिए। एक जो मेंस का क्वेश्चन इस पे बन सकता है वो है डिस्कस द रोल ऑफ सीड टेक्नोलॉजी इन एड्रेसिंग इंडिया एग्रीकल्चर चैलेंजेस पर्टिकुलरली इन द कंटेक्स्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज, फूड सिक्योरिटी एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, तो ये GS3 में इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है। आप उसमें आपके जो प्रीलिम्स में है उसमें सीड एनहांसमेंट टेक्निक के बारे में आ सकता है। मैंने सारी टेक्निक को अलग से जो है इसमें सिर्फ दिया हुआ था नाम, मैंने अलग से एक्सप्लेन करके बता दिया है आप लोगों को। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक जो हम डिस्कस करेंगे वो ये है कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम है माया, जिसको डिफेंस मिनिस्ट्री ने जो है अभी इंस्टॉल किया है। ठीक है, तो इस प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्या है ये चेक करेंगे। इट इज़ अ न्यू ऑपरेटिंग सिस्टम बेस्ड ऑन अ ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म। It has an interface and all functionality like Windows and user will not feel much difference as they transition to it। ठीक है, तो माया वॉज डेवलप्ड बाय गवर्नमेंट डेवलपमेंट एजेंसीज विद इन 6 months। ठीक, एम क्या है, टू प्रिवेंट मालवेयर अटैक एंड अदर साइबर अटैक विच हैड सीन अ स्टीप इंक्रीज। करंटली माया इज बीइंग इंस्टॉल्ड ओनली इन डिफेंस मिनिस्ट्री सिस्टम एंड नॉट ऑन द कंप्यूटर कनेक्टेड टू नेटवर्क ऑफ 3 सर्विसेज। 3 सर्विसेज कौन सी हैं, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स। ठीक है, तो माया जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको बेसिकली ये न्यूज़ में इसलिए कि उसे इंस्टॉल किया गया है डिफेंस मिनिस्ट्री टू कर्ब द साइबर अटैक और मालवेयर अटैक। ठीक है, ये लोकल है सिस्टम, है ना, लोकल टू वोकल वाली चीज़ है और इसे गवर्नमेंट ने ही, जो गवर्नमेंट की एजेंसी है उसी ने डेवलप किया है। ठीक है, बेसिकली DRDO। ठीक है, तो इस आने वाले टाइम में इसका जो है और भी जगह इंस्टॉलेशन होगा। ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट था, इसलिए हम लोगों ने डिस्कस कर लिया छोटा सा टॉपिक। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा आर्टिकल है सिलेक्ट कमेटी, इस बॉडी के बारे में, कैसे इसको गवर्न किया जाता है। ये सब प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडियन एक्सप्रेस में आया हुआ है, लाइव मिंट में आया हुआ है। तो एक रिसेंटली पॉलिटिकल पार्लियामेंट्री कंट्रोवर्सी हुई है। ठीक है, जो दिल्ली सर्विस बिल से रिलेटेड है। एक सिलेक्ट कमेटी आप पार्टी ने प्रपोज की थी, जिसके 4 MP ने कंप्लेंट की है कि उनका नाम मेंबर लिस्ट में बिना उनकी कंसेंट के डाला गया है। अमित शाह जी ने राघव चड्ढा पे फॉर्जरी ऑफ सिग्नेचर के आरोप लगाए हैं और कहा है इट्स अ ब्रीच ऑफ प्रिविलेज। ठीक है, तो इस मैटर को प्रिविलेज कमेटी को भेजने के लिए रिफ़र करने के लिए कहा गया है, इसलिए सिलेक्ट कमेटी फ़िलहाल न्यूज़ में है। तो हम जानेंगे कि सिलेक्ट कमेटी है क्या, कैसे कॉन्स्टिट्यूट की जाती है, क्या कौन कौन मेंबर बन सकते हैं और क्या इसके फंक्शंस होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले पार्लियामेंट्री कमेटी के बारे में बात करते हैं। पार्लियामेंट्री कमेटी 2 तरह की होती है, एक होती है एडहॉक कमेटी और एक होती है स्टैंडिंग कमेटी। जो स्टैंडिंग कमेटी होती है वो हमेशा, है ना, नाम से ही हमेशा परमानेंट कमेटी कहलाती है, जो पूरे मंथ जो है पूरे साल भर जो है काम करती है। ठीक है, 1 साल का जो है उसका पीरियड होता है और फिर उसमें दोबारा से मेंबर अपॉइंट किए जाते हैं। ठीक, और एडहॉक कमेटी जो होती है वो सिर्फ स्पेसिफिक पर्पस के लिए होती है।
ठीक है। और स्पेसिफिक पर्पस फुलफिल होने के बाद जैसे कि एक पर्टिकुलर बिल है उसको एग्जामाइन किया गया और उसके बाद उसे डिसॉल्व कर दिया जाता है। तो सिलेक्ट कमेटी जो हमारी होती है वो एडॉक कमेटी में आती है और जो प्रिविलेज कमेटी होती है वो हमारी परमानेंट स्टैंडिंग कमेटी में आती है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट हम जानेंगे कि कैसे कौन कौन से रूल्स हैं जो इसको गवर्न करने के लिए या कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए बने हुए हैं। ठीक है, तो रूल नंबर 125 है जो राज्यसभा रूल्स एंड प्रोसीजर में लिखा हुआ है कि कोई भी अगर आप मोशन मूव कराते हैं, ठीक है, तो जो मोशन मूव कर रहे हैं वो अगर एक्सेप्ट हो जाता है, अडॉप्ट हो जाता है, तो सिलेक्ट कमेटी के पास बिल भेज दिया जाता है और सिलेक्ट कमेटी को कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है। कौन कर सकता है जो मोशन मूव? वो कोई भी एमपी कर सकता है या फिर जो मेंबर है चार्ज ऑफ द बिल, ठीक है, जो मेंबर है इंचार्ज ऑफ द बिल वो कर सकता है मोशन को मूव। ठीक है, नेक्स्ट है कि सिलेक्ट कमेटी के मेंबर हैं वो कैसे सिलेक्ट किए जाते हैं। ठीक है, तो जो मेंबर हैं, the member of the select committee on the bill are appointed by the house when the motion that bill to be referred to the select committee is made। ठीक है, तो हाउस ही उसे अपॉइंट करता है। कोई भी मेंबर जो है अगर नहीं सर्व करना चाहता है तो उसको सिलेक्ट कमेटी में अपॉइंट नहीं किया जाता है। तो ठीक है, द मूवर हैज़ टू असर्टेन वेदर द मेंबर प्रपोज्ड बाय हिम इज़ विलिंग टू सर्व ऑन द कमिटी। तो जो मूवर होता है वही जो है मेंबर के नाम देता है, लेकिन उससे पहले उसको ये सर्टेन करना होता है कि जो लोगों का नाम वो दे रहा है उनकी विलिंगनेस है या नहीं। ठीक है, इसके बाद उसमें कहा गया है कि कोई भी जो है सिग्नेचर कलेक्ट करने की बात नहीं कही गई है, लेकिन कंसेंट होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो यही जो है अपोजिशन बोल रही है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि जो एक्चुअल नंबर ऑफ़ मेंबर्स हैं वो कितने हैं। ठीक है, तो जो नंबर ऑफ़ मेंबर्स हैं वो फिक्स हैं क्या? नहीं है। ठीक है, ऐसा कोई नंबर नहीं है, लेकिन जो लोकसभा है और राज्यसभा है उसका रेशियो फिक्स है। अगर लोकसभा से टोटल 2:1 में जो है ना, लोकसभा टू राज्यसभा 2:1 में जो है सिलेक्ट होंगे, अपॉइंट होंगे लोग, इसके मेंबर होंगे। ठीक है, अगर टोटल 30 मेंबर हैं सिलेक्ट कमेटी के तो 20 लोकसभा से होने चाहिए और 10 जो है राज्यसभा से। तो 2:1 रेशियो में जो है लोकसभा और राज्यसभा से अपॉइंट किए जाएंगे। ठीक है, उसके बाद जो चेयरमैन होगा कमेटी का वो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा जो है अपॉइंट करेगा जो भी मेंबर्स होंगे उस कमेटी में उससे। ठीक है, और जो चेयरमैन होता है उसका कास्टिंग वोट होता है कमेटी का। ठीक है, उसका जो वोट होगा वो सिर्फ कास्टिंग वोट कहलाएगा। जो मेंबर होता है मिनिस्टर इंचार्ज ऑफ द बिल इज़ जनरली इंक्लूडेड एज अ मेंबर ऑफ द कमेटी। जो मिनिस्टर इंचार्ज ऑफ बिल होता है उसे जनरली वो मेंबर इस कमेटी का होता ही है। उसके बाद क्या क्या फंक्शंस होते हैं, तो कमेटी जो है क्लॉज बाय क्लॉज टेक्स्ट पढ़ती है और देखती है कि जो बिल है उसका इंटेंशन क्या है और उस इंटेंशन को फुलफिल करने के लिए जो मेजर्स हैं वो सफिशिएंट हैं या नहीं है। उसके लिए कई बार कमेटी जो है सब कमेटी भी बना सकती है, अपॉइंट कर सकती है टू एग्जामाइन एनी स्पेशल पॉइंट विच इज़ कनेक्टेड टू द बिल। ठीक है, नेक्स्ट है कि अगर कोई मेंबर डिसेंट रिकॉर्ड करते हैं तो वो उस डिसेंट को राज्यसभा में पब्लिश किया जाता है और हर मेंबर को सर्कुलेट किया जाता है। ठीक है, उसके बाद जो कमेटी है वो एविडेंस इकट्ठे कर सकती है। ठीक है, एविडेंस इकट्ठे कर सकती है रिलेटेड टू बिल, है ना, जो भी उसमें प्रोविजंस है उसको प्रूव करने के लिए। ठीक, और जो रिकमेंडेशंस होती है इन सब कमेटी की वो परसुएसिव नेचर की होती है और बाइंडिंग नेचर की नहीं होती है। इसका मतलब ये है कि अगर पार्लियामेंट चाहे तो एक्सेप्ट कर सकती है और अगर ना चाहे तो एक्सेप्ट कर सकती है। ठीक है, मतलब रिजेक्ट कर सकती है। तो ये हमारा जो है आर्टिकल कैन SMRs हेल्प इंडिया अचीव नेक्स्ट ज़ीरो, ये आर्टिकल द हिंदू में आया हुआ है। पूरा एक पेज भर के आर्टिकल आया है, बहुत बड़ा आर्टिकल है, लेकिन हम लोग आपको इजीली समझा देते हैं शॉर्ट करके। न्यूक्लियर एनर्जी GS पेपर 3 के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस बार मेंस में इसके ऊपर क्वेश्चन आने के बहुत चांसेस हैं। ठीक है, तो पूरी दुनिया क्या चाह रही है, जो पावर सेक्टर है उसको डीकार्बनाइज करने की कोशिश कर रही है ताकि क्या SDG जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 7 है उसको अचीव किया जा सके। सस्टेनेबल डेवलपमेंट 7 गोल है क्या, विच सेज टू एंश्योर एक्सेस टू अफोर्डेबल, रिलायबल, सस्टेनेबल एंड मॉडर्न एनर्जी फॉर ऑल। बेसिकली एनर्जी सभी के लिए एनर्जी हो और जो एनर्जी का कंपोजिशन हो वो पॉल्यूशन करने वाला ना हो, है ना, वो एनर्जी डीकार्बनाइज हो और जो एनर्जी मिक्स हो उसमें फॉसिल फ्यूल से बनने वाली इलेक्ट्रिसिटी बहुत कम हो और मैक्सिमम जो इलेक्ट्रिसिटी हो वो क्लीन तरीके से बनी हुई हो। ठीक है, इस वक्त टोटल 80%, 82% जो है हमारी वर्ल्ड एनर्जी सप्लाई जो है किससे हो रहा है, फॉसिल फ्यूल से हो रहा है। ठीक है, और 10% के आसपास न्यूक्लियर एनर्जी से हम जो है एनर्जी ले रहे हैं। जो कंपोजिशन है, जो मिक्स है उसमें 80% फॉसिल फ्यूल है, 10% न्यूक्लियर है और रिन्यूएबल एनर्जी का मिक्स अभी बहुत ज़्यादा कम है। उसके साथ साथ जो एनर्जी की डिमांड है वो हमारी 80 से 150% 2050 तक बढ़ रही है। इसलिए हमें डीकार्बनाइजेशन करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ग्रिड स्टेबिलिटी और एनर्जी सिक्योरिटी के लिए SMR क्या रोल प्ले कर सकता है उसके बारे में जानेंगे। SMR बेसिकली का फुल फॉर्म क्या है, स्मॉल मॉड्यूलेटर रिएक्टर। ठीक है, तो हम रिएक्टर की बात कर रहे हैं, मतलब हम न्यूक्लियर एनर्जी की बात कर रहे हैं। तो न्यूक्लियर एनर्जी
क्या रोल प्ले कर सकती है वाया स्मॉल मॉड्यूलेटर रिएक्टर के। ठीक है, तो सबसे पहले हम न्यूक्लियर एनर्जी क्या है ये जान लेते हैं। मान लीजिए आपने कोई एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है जो कि अनस्टेबल है, आपने न्यूट्रॉन उसको बम्बार्ड किया है, मान लीजिए वो 10 kg का है, और एक स्टेबल, ठीक है, एक स्टेबल जो है एलिमेंट बनता है कोई भी एक्स, और उसका वेट 6 kg है, प्लस न्यूट्रॉन्स निकल रहे हैं इसमें कई सारे, उसका वेट 3 kg है, तो टोटल वेट 10 kg था, और प्लस एनर्जी रिलीज़ होती है। ठीक है, और तो यहाँ जो रिएक्टेंट का वेट है वो 10 kg है, जो प्रोडक्ट का वेट है वो टोटल 9 kg है, तो एक kg का जो वेट है वो लॉस हुआ है, उसको बोलते हैं मास डिफेक्ट। ठीक है, एक जो केजी वेट लॉस हुआ है उसको हम बोलते हैं मास डिफेक्ट। और E=mc² अगर अप्लाई किया जाए, जो आइंस्टीन का रिएक्शन है, ठीक है, आइंस्टीन का जो इक्वेशन है उसमें मास जो हमारा लॉस हुआ है उसकी वैल्यू डाली जाए, और c हमारा स्पीड ऑफ लाइट है, तो उससे जो एनर्जी निकलेगी वो हमारा आ जाएगा एनर्जी जो रिलीज़ हो रही है इस रिएक्शन में। क्योंकि इसे फ्यूजन इसलिए कहा गया है क्योंकि हम बम्बार्ड करके ब्रेक कर रहे हैं, अगर फ्यूजन होता तो जोड़ रहे होते। समझ में आया क्या? तो ये न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन है, इससे न्यूक्लियर एनर्जी बनती है और बहुत ज़्यादा मात्रा में बनती है। तो ये हमारे लिए जो है, और ये एनर्जी क्लीन होती है ना, इसमें कोई ऐसी गैसेस रिलीज़ नहीं होती है। जो अपनी न्यूक्लियर एनर्जी होती है वो जनरली क्लीन कहलाती है। ठीक है, और ये चीप भी होती है, इतनी ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं होती है। ठीक है, तो हम चैलेंजेस देखेंगे डीकार्बोनाइजेशन के। सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी दोनों इंटरमिटेंट होती है। इंटरमिटेंट का मतलब ये कि 24/7 अवेलेबल नहीं होती है। तो इस सिचुएशन में डीकार्बोनाइज करने के लिए ये दोनों अलोन सफिशिएंट नहीं है। ठीक है, दे मे नॉट सफाइस अलोन। ठीक है, और एक कंसेंसस बन चुका है, पूरे के पूरे जो पॉलिसी मेकर हैं पूरे वर्ल्ड में वो ये कंसेंसस बना चुके हैं कि हमें एक ऐसा एनर्जी चाहिए जो 24/7 अवेलेबल हो। किस लिए? ताकि जो ग्रिड की स्टेबिलिटी है ना, एनर्जी ऐसे नहीं कि किसी दिन ग्रिड में जो है एनर्जी ना जाए, है ना, इलेक्ट्रिसिटी ही ना फ्लो हो, तो उस चक्कर में क्योंकि आज सूरज नहीं आया तो एनर्जी नहीं जा रही, ऐसे में सिचुएशन में इशू हो जाते हैं। तो हमें 24/7 एनर्जी चाहिए, और उसके लिए हमें न्यूक्लियर एनर्जी जो है बहुत सही प्रॉस्पेक्ट लग रहा है और बहुत सही है अगर हमें वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस कर पाए तो। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है कि नेक्स्ट हमारा जो चैलेंजेस है वो ये है कि जो क्रिटिकल मिनरल है ना, जो अब हम शिफ्ट करेंगे क्लीन एनर्जी में, तो जो हम क्लीन एनर्जी में शिफ्ट करने के लिए क्रिटिकल जो मिनरल की ज़रूरत है वो लगभग 3.5 टाइम्स जो है बढ़ जाएगी 2030 तक। प्लस इसकी माइनिंग से जो सोशल इशू होंगे, जैसे कि लैंड एक्विजिशन करोगे तो रिहेबिलिटेशन करना पड़ेगा, है ना, लोगों की लैंड लोगे फिर उनको कहीं और शिफ्ट करोगे, बहुत सारे लोग आंदोलन करते हैं, तो ये सारे इश्यूज़ आएंगे। प्लस एनवायरमेंटल इशू आएंगे जो भी माइनिंग करेंगे हम, ठीक है, तो उससे भी पॉल्यूशन बढ़ेगा। ठीक है, तो ये सब क्रिटिकल इश्यूज़, ये जो क्रिटिकल माइनिंग के इश्यूज़ हैं ये भी बहुत ज़्यादा इशू हैं, तो इसलिए हम सिर्फ इस पर रिलाई नहीं कर सकते क्लीन एनर्जी के लिए। हमें और साथ में एक जियोपॉलिटिक्स वाला जो एंगल है क्रिटिकल मिनरल का, क्योंकि क्रिटिकल मिनरल कॉन्सेंट्रेटेड है कुछ ही कंट्रीज़ में, तो वो वाला एंगल भी है, वो भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। ऐसे में न्यूक्लियर एनर्जी हेल्प कर सकता है, क्योंकि जो यूरेनियम है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है अलग अलग कंट्री में है, तो वो भी क्रिटिकल ही, लेकिन वो बहुत डिस्ट्रीब्यूटेड है, और वो इंडिया को तो एटलीस्ट अब आसानी से मिल सकता है क्योंकि हमने 1-2-3 एग्रीमेंट साइन किया है। सिविल जो हमारा जो न्यूक्लियर एनर्जी से हमें वेवर मिल चुका है, तो हम लोगों को आसानी से सिविल पर्पस के लिए जो यूरेनियम है वो मिल सकता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो इश्यूज़ हैं, जो न्यूक्लियर पावर हैं उसके क्या इश्यूज़ हैं, ठीक है, उसके बारे में बात कर लेते हैं कि वर्ल्ड में जो 10% इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है, और इंडिया में ऑलमोस्ट 1.5% इलेक्ट्रिसिटी किससे प्रोड्यूस हो रही है? न्यूक्लियर एनर्जी से। पर कन्वेंशनल न्यूक्लियर पावर जो प्लांट हैं वो उसके साथ बहुत सारे इश्यूज़ हैं। कैसे कैसे इश्यूज़ हैं? जैसे कि कॉस्ट ओवररन, है ना, बहुत ज़्यादा कॉस्ट ओवररन हो जाते हैं। मतलब आपने शुरुआत की उसको, अभी तक के अपने यहाँ बहुत सारे जो रशिया के साथ एग्रीमेंट हुआ था 2017-18 में, 10 जो है न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाने का, अभी तक के वो चल ही रहा है ना, डिज़ाइनिंग स्टेज में ही है, बिल्ट ही नहीं हो रहे हैं, तो बहुत कॉस्ट बढ़ती जाती है अगर बहुत लंबा प्रोजेक्ट चलता रहता है तो। ठीक है, तो लॉन्ग गेस्टेशन पीरियड, ठीक है, एक होता है लॉन्ग गेस्टेशन पीरियड, जो पीरियड है वो बहुत लंबा रहता है इसका। ह्यूज कैपिटल इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा है, और सेफ्टी कंसर्न बहुत है, जैसे कि शेरनोबिल हो चुका है, ठीक है, और जापान वाला जो न्यूक्लियर एक्सीडेंट हुआ था वो हो चुका है। इसकी जगह पे हम अल्टरनेटिव के रूप में हम स्मॉल मॉड्यूलेटर रिएक्टर को यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले SMR है क्या उसके बारे में जानेंगे। SMR स्मॉल है, मतलब ये जो है इसका जो लार्ज से सिर्फ एक फ्रैक्शन बराबर का है, ठीक है, ज़्यादा बड़ा साइज़ नहीं है। दूसरा मॉड्यूलेटर है, मॉड्यूलेटर इसलिए क्योंकि ये पोर्टेबल है एंड कैन बिल्ड ऑफ साइट, है ना, ज़रूरी नहीं है जो बड़े प्लांट होते हैं उन्हें वहीं कंस्ट्रक्ट करना पड़ता है और बहुत सारा इश्यूज़ होते हैं उसमें, लेकिन इसको आप कहीं पर भी कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं और असेंबल आप साइट पर जाके इसे कर सकते हैं, ठीक है। और तीसरा रिएक्टर, मतलब जो न्यूक्लियर एनर्जी है उसको प्रोड्यूस करने में सक्षम है, ठीक है। ये हमारे हो गया SMR
और ये हमको कैसे हेल्प करेगा, तो इसके एडवांटेजेस क्या हैं इस पे बात कर लेते हैं। इट कैन ऑपरेट फॉर 40 to 60 ईयर्स, ठीक है, जो सबसे बड़ा है कि काफ़ी लॉन्ग टाइम तक आप इसे यूज़ कर सकते हैं। दे कैन मैन्युफैक्चर्ड ऑफ साइट, है ना, जहाँ पर वो कहीं पर भी कंस्ट्रक्शन हो सकता है और उसके बाद फिर हम उसे असेंबल कर सकते हैं जहाँ पर हमें लगाना है। और उसके साथ क्या होगा, जो कंस्ट्रक्शन का टाइम होगा वो भी हमारा बचेगा, ठीक है। और इससे जो कॉस्ट ओवररन है वो भी बचेगी, प्लस इसमें रनिंग कॉस्ट है वो बहुत कम आती है। रनिंग कॉस्ट कम क्यों आती है, क्योंकि फ्यूल रिक्वायरमेंट है वो भी बहुत कम है और जो स्टाफ रिक्वायरमेंट है वो भी उतनी ज़्यादा नहीं होती है। प्लस एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा, जो स्किल्ड वर्कर हैं उनकी ज़रूरत बढ़ेगी, इसके कारण इनकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है, ठीक है। एसएमआर कैन जनरेट लेस इलेक्ट्रिसिटी व्हेन डिमांड इज़ डाउन, जब ज़रूरत नहीं है इलेक्ट्रिसिटी की तो उस समय एसएमआर हमको कम इलेक्ट्रिसिटी भी दे सकता है। प्लस, है ना, न्यूक्लियर पावर प्लांट में एक बार क्रिटिकलिटी आ गई, है ना, एकदम हाई पीक पे चलने लगा तो फिर आप उसको कम नहीं कर सकते, इतना आसान नहीं होता है, ठीक है। तो और क्रिटिकल स्टेज पे पहुंचना भी बहुत टाइम लगता है, तो एसएमआर में वो इशू रिजॉल्व हो सकता है। प्लस जो पर्टिकुलरली ये रिमोट लोकेशन पे भी जो है इसको हम यूज़ कर सकते हैं एसएमआर को, ठीक है। और इसको कहाँ पर आप क्या बोलते हैं, कौन सी साइट पे लगा सकते हैं, जो डीकमीशन थर्मल पावर प्लांट है ना, जो बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं CO2 रिलीज़ कर रहे हैं, जो बहुत ज़्यादा फॉसिल फ्यूल जला के जो है पॉल्यूशन कर रहे हैं, उनको हमने डीकमीशन कर रखा है थर्मल पावर प्लांट को, उसी इंफ्रास्ट्रक्चर उसी साइट पे हम एसएमआर को जो है बिल्ड कर सकते हैं। तो हमारी जो लैंड एक्विजिशन की प्रॉब्लम है वो रिजॉल्व हो जाएगी, ठीक है। लेकिन इसके साथ साथ अभी भी कुछ इश्यूज़ हैं। क्या इश्यूज़ हैं कि कॉस्ट जो है अभी भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है, एसएमआर की कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। प्लस अपने को रेगुलेटरी जो कंसर्न्स हैं इसमें, है ना, हमें बाहर से अगर बुलवाना पड़ेगा तो लाइसेंसिंग का इशू है जो कि बहुत लंबा प्रोसीजर होता है, सेफ्टी का इशू इसमें भी रहेगा। प्लस इसमें जो एनर्जी होगी वो बहुत कम प्रोड्यूस होगी, ठीक है, 300 मेगावाट, ठीक है। तो हमें अगर इकोनॉमिक ऑफ स्केल प्रोडक्शन करना है तो बहुत सारे एसएमआर प्लांट लगेंगे, समझ में आया क्या। ये सब इसके साथ इश्यूज़ हैं, ठीक है। तो अगर आप वे अहेड की बात करें तो अगर हमें आगे कैसे डील करना है तो इंडिया क्या कर सकती है, कॉस्ट कम करने के लिए जो हमारे रेपुटेटेड कंपनी है लाइक भेल, है ना, और L&T जो कि थर्मल न्यूक्लियर पावर प्लांट बना रही है, वो सब कंपनी अगर ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी जो बड़ी बाहर की कंपनी है उनसे साथ में कोलैबोरेट करके करती है काम, तो इंडिया में इसकी कॉस्ट जो है कम हो सकती है। प्लस इंडिया क्या कर सकता है, ग्रीन फाइनेंस अट्रैक्ट कर सकता है, जो ग्रीन क्लाइमेट फंड है, ताकि एसएमआर का प्रोडक्शन को बढ़ाया जा सके। और इंडिया क्या कर सकता है, पीपीपी मॉडल इस्तेमाल कर सकता है, क्योंकि इंडिया अकेले डीकार्बोनाइज जो गवर्नमेंट है वो अकेले इतना ज़्यादा, है ना, प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए इतनी कॉस्ट कैपिटल इंटेंसिव है तो इतनी कॉस्ट नहीं ले सकती है, ठीक है। तो ये सब तरीके हमारे वे फॉरवर्ड में हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद एक जो पॉइंट है वो ये है कि बस इसमें इतना ही इम्पॉर्टेंट है। बाकी अब अगर क्वेश्चंस देखना चाहें, है ना, कंक्लूजन इसका अच्छा है, कंक्लूजन याद करने लायक है, ठीक है, इसको रट्टा मार लीजिएगा। एसएमआर ऑफर अ प्रॉमिसिंग एवेन्यू फॉर इंडिया एनर्जी ट्रांजिशन एनहांसिंग रिलायबिलिटी सस्टेनेबिलिटी एंड एनर्जी सिक्योरिटी। तो ये प्रॉमिसिंग एवेन्यू है किसके लिए, इंडिया के एनर्जी ट्रांजिशन के लिए, इंडिया की रिलायबिलिटी जो एनहांस करने के लिए, और सस्टेनेबिलिटी एनर्जी सिक्योरिटी के लिए। हाउएवर अ कॉम्प्रिहेंसिव रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, है ना, लेकिन हमें रेगुलेटरी फ्रेमवर्क की ज़रूरत है। स्ट्रेटेजिक इंटीग्रेशन विद नेशनल ग्रिड, हमें नेशनल ग्रिड के साथ स्ट्रेटेजिक इंटीग्रेशन की ज़रूरत है और लीगल रिफॉर्म्स की ज़रूरत है ताकि इसका सक्सेसफुली इम्प्लीमेंटेशन किया जा सके। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप रट सकते हैं, ठीक है। इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन भी बनाए हैं, ठीक है। तो यूएन से जो SDG 7 का क्या गोल है वो बताना है आपको, और SMR आर अ टाइप ऑफ ये बताना है, ठीक है। तो रिएक्टर क्या है, ये बहुत आसान क्वेश्चन है। जो मेंस का क्वेश्चन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। डिस्कस द चैलेंजेस अपॉर्चुनिटीज़ एसोसिएटेड विथ डीकार्बोनाइजेशन ऑफ ग्लोबल पावर सेक्टर। हाउ कैन इंटीग्रेशन ऑफ स्मॉल मॉड्यूलेटर रिएक्टर कंट्रीब्यूट टू ओवरकमिंग दिस चैलेंजेस वाइल एंश्योरिंग एनर्जी सिक्योरिटी एंड ग्रिड स्टेबिलिटी, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप इस पर जो हमने डिस्कस किया है ये पर्टिकुलरली ये क्वेश्चन से आ सकता है आपको एग्ज़ाम में, ठीक है। थैंक यू। ये हमारा लास्ट आर्टिकल था। लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है, इतने सारे न्यूज़पेपर हम लोग आपको एक ही जगह प्रिसाइज कंटेंट दे रहे हैं, तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए।